rising and falling of intensity due to superposition of two same frequency waves is known as interference. Rising of intensity is known as constructive, interference, and falling of intensity is destructive interference. Is destructive interference. When phase difference between the waves is delta phi equal to 2m pi, then maximum intensity takes place. Then maximum intensity and delta x equal to 2m minus 1 pi, then minimum intensity is produced. Since this is delta phi equal to 2 pi upon lambda into delta x. Delta x is path difference. So if path difference delta x equal to, if I substitute the value of 2m pi here, then delta x equal to m lambda. Then maximum intensity is produced. Or when a crest superimpose with crest when a crest superimpose with a crest, or trough superimpose with a trough, then waves meet in same phase. Hence, maximum intensity is produced. And when delta x equal to 2m minus 1 lambda upon 2, then crest
superimposed to trough, hence minimum intensity is produced. ठीक है, तो ये इसका बेसिक आइडिया है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फॉर इंटरफेरेंस इज ऑफ कोहेरेंट सोर्स। यहां पर क्या होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस बात पर बेस्ड था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आपके पास में कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड में आपने सर्कुलर स्लिट बना दिया। तो सर्कुलर स्लिट बनाओगे तो ये ओपनिंग होगी, ये अपर्चर हो जाएगा, जिससे लाइट ट्रांसमिट हो सकती है वन टू अदर साइड। मान लीजिए यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट, या मान लीजिए एक सर्कुलर वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट होता है। दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट। और जब ये यहां पर आकर इंसिडेंट होगा, तो अगर हॉगन्स की बात माने तो उसके अकॉर्डिंग्स में ये जो पॉइंट है, ये जो स्लिट एस है, ये बिहेव करेगी एक न्यू पॉइंट सोर्स की तरह और अपने अंदर से सेकेंडरी वेवलेट्स रिलीज करेगी इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। सर मैं ब्लू कलर के जो क्रेस्ट बना रहा हूं, ये क्रेस्ट बनाऊंगा और वेव का प्रोपोगेशन कुछ ऐसा होगा। आप देख सकते हो पिंक कलर को मैं ट्रॉफ लेकर चल रहा हूं, ये अल्टरनेटिव पैटर्न होगा कि क्रेस्ट ट्रॉफ क्रेस्ट ट्रॉफ क्रेस्ट ट्रॉफ। और आप देख सकते हो इस सिचुएशन में जो लाइट है ये एमिट हो रही है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। बेसिकली अगर माना जाए तो ये फेलियर ऑफ द रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स बोलता है लाइट स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। अगर ये ओपनिंग मैंने दी लाइट को, तो लाइट मस्ट ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां से लाइट जितनी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं चारों तरफ जा रही है इस पूरी साइड में। इस बात का मतलब लाइट इज अप्रोचिंग टू दोज एरिया वेयर इट एक्सेस इज डिनाइड अकॉर्डिंग टू द रे ऑप्टिक्स। सो दिस इज बेसिकली द फेलियर ऑफ द रे ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स जो है वो रे ऑप्टिक्स की इस बात को लिमिट कर देती है। अब मैंने यहां पर लिख देता हूं, मैं मेंशन करता हूं कि जो ब्लू आर्क है रिप्रेजेंट करता है क्रेस्ट को, एंड द पिंक आर्क ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रॉफ को। क्लियर? अब मैंने इसके बिल्कुल सामने एक और कार्डबोर्ड लगाया और इसमें मैंने दो इक्वल डिस्टेंस पर, ये नाम है डबल स्लिट, तो यहां पर मैंने दो और सोर्स लगा दिए S1 S2। और याद रखिए मैंने आपसे कहा है कि S1 S2 S1 इज इक्वल टू SS2, यानी कि ये जो मैंने ओपनिंग दी है आपको, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर दी हैं। तो वेव्स यहां पर पहुंचे एंड द वेव रीचिंग टू हियर, ये दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया है। इट मींस S1 S2। सो S1 and S2 always remain in same phase. Hence behave like कोहेरेंट सोर्स। इसीलिए ये कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। एंड देन देयर इज अ स्क्रीन, एंड दिस लाइट इज ना, इस लाइट का ध्यान में रखना, दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ है।
अब यहां से बिकॉज SS1 इज इक्वल टू SS2, तो अगर यहां पे क्रेस्ट पहुंचा तो S2 पर भी क्या होगा, क्रेस्ट पहुंचेगा। तो आप इन दोनों की पोजीशन को कुछ इस तरह से दिखा सकते हो, क्रेस्ट क्रेस्ट, बीच में बाद में मैं ड्रॉप बनाता हुआ जाऊंगा, और इस तरह से लाइट क्या करेगी ना, पूरी स्क्रीन पर स्प्रेड हो जाएगी। इसने भी अपने अंदर से वेवलेट्स दिए और इसका भी लाइट क्या करेगा, पूरे में स्प्रेड होगा। आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन विजुअलाइज दिस। अब आप देख सकते हो कि जहां पर सिमिलर कलर इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब वहां पर सेम फेज है, और जहां पर डिफरेंट कलर सुपर इंपोज इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर अपोजिट फेज है। ये पैटर्न बनेगा और ये पैटर्न पूरे में दिखाई देगा। इसी तरह से इस स्क्रीन पर जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं मान के चलता हूं पॉइंट O, ये मिड पॉइंट लेकर चलूं, जो स्क्रीन का मिड पॉइंट है, जरा गौर से देखिए, यहां पर क्या बनेगी, एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस S1 से लेके O का और S2 से लेके O का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो यहां पर क्या होगी, हमेशा एक ब्राइट बैंड मिलेगा, जिसको आप CBF बोलोगे, यानी कि सेंट्रल ब्राइट बैंड। अब अगर यहां पे पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो यहां पर तो ब्राइट बैंड हो गया। अगर मैं इसके जरा सा ऊपर जाऊं तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, λ/2 का आ जाएगा, और अगर λ/2 का होगा तो यहां पर क्या मिलेगा, मुझे एक डार्क बैंड मिलेगा। इसके ऊपर फिर मुझे क्या मिलेगा, एक ब्राइट बैंड मिलेगा, फिर इसके ऊपर क्या मिलेगा, मुझे एक डार्क बैंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने पाथ डिफरेंस λ/2 का माना, ये λ/2 है, मैं छोटे से लिख दे रहा हूं, और अगर मान लीजिए मैं यहां पर पहुंचूंगा तो इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का आ जाएगा। देन आफ्टर द पाथ डिफरेंस विल बी 3λ/2। आई होप दैट यू आर गेटिंग माय मीनिंग। सो हो क्या रहा है यहां पर कि जब वेव्स पॉइंट ऊपर सुपर इंपोज कर रही हैं, तो बिकॉज द पाथ डिफरेंस इज 0, so that's why the waves are meeting in the same phase, so at the mid of the screen you will be getting a bright band. Got it? इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से स्क्रीन पर दोनों साइड में आपको ब्राइट और डार्क बैंड मिलेंगे। तो जिस तरह से यहां पे पार्ट डिफरेंस 0 हुआ, उसी तरह से पार्ट डिफरेंस क्या हुआ, यहां पे अगर λ/2 हुआ तो यहां पर भी λ/2 होगा, तो डार्क बैंड मिलेगा, फिर उसके नीचे ब्राइट बैंड मिलेगा। अगर आपको कल का ग्राफ याद हो, ठीक है, तो उसमें आपने जो ग्राफ को शो किया था, उसमें बीचों बीच में एक मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। तो ये λ/2 है, ये 3λ/2 है, ये 5λ/2 है, दिस इज लैम्डा, दिस इज 2λ, दिस इज 3λ। आप देख सकते हो, इसी तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस तरह से क्या होते हैं ना, यहाँ पे डार्क और ब्राइट बैंड्स बनते हैं। तो बेसिकली एट पॉइंट O, मिड पॉइंट of S1 S2 on screen, because waves superimpose in same phase, hence produce maximum intensity band, which is
surrounded with alternative bright and dark band forming due to path difference between superimposing waves. These bands are known as, इन बैंड्स को हम फ्रिंज बोलते हैं. These bands are known as fringe. तो इस तरह से यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप होता है. अब हम बात करेंगे फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ in YDAC. So we may assume that there is a fine opening. इसके बिल्कुल सामने हमने दो और स्लिट बना दिए, सर्कुलर स्लिट. दिस इज S1, S2, ये S है, यहां स्क्रीन, this is the midpoint O, and suppose that the waves are superimposing at a point P. मान लीजिए वेव सुपर इम्पोज करती हैं किसी पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस y है. ठीक. और मैंने क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया n. S2n क्या हुआ, पाथ डिफरेंस हो गया. इन S2p माइनस S1p इट इज इक्वल टू डेल्टा x. और सर अगर ये डेल्टा x m लैम्डा होगा तो पॉइंट P पर ब्राइट बैंड बनेगा, ठीक है, नहीं तो पॉइंट P पे डार्क बैंड बनेगा. मैंने माना ये एंगल थीटा है. अगर मैं यहां से एक लाइन को ज्वाइन करूं यहां पर, तो सर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. ये पॉइंट O लिया हुआ है मैंने, इसे O डैश माना थोड़ी देर के लिए. क्लियर. तो मान लीजिए दिस इज D and the gap between these two slit is S1, S2. Let a slit S1, a slit S is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda. There are two other slits S1 and S2 coherent, whose distance from slit S is same. That is SS1 equal to SS2. Distance between these two slits is D, and a screen
is placed at distance d from plane of slits. Let waves are superimposing at point P. मान लीजिए वेव्स जो है पॉइंट P पर सुपर इम्पोज करते हैं. सो इन ट्रायंगल फर्स्ट आई एम गोइंग फॉर S1 and S2. ये 90 डिग्री है. S1 and S2 अगर आप गौर से देखें तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, साइन थीटा यूज करूंगा मैं. साइन थीटा इट इज नियरली इक्वल टू थीटा, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज S2n अपॉन S1 S2. S2n is delta x and S1 S2 is d. Now in triangle you see we are going for O dash OP. Here I am using tan theta which is nearly equal to theta. So this is perpendicular, that is OP upon OO dash. This is OP upon OO dash, that is y upon d. Sorry. Now delta x upon d equal to y upon d. So y equal to d upon d into delta x. This is the position of the fringe. This is formula for position of fringe. अब अगर मैं ब्राइट बैंड की बात करता हूं, फॉर ब्राइट बैंड डेल्टा एक्स इक्वल टू m lambda, where m equal to 0, 1, 2, 3 and so on. So this is m lambda d upon d. This is position of bright fringe. This is position of bright fringe. In this situation, if suppose m equal to 0, so y equal to 0. So central bright fringe. So at point O, y इक्वल टू 0 हो गया तो कहां से 0 हुआ? 0 y से, O से 0 हुआ. तो इस जगह पर सेंटर, इस जगह पे जो फ्रिंज बनेगी, क्योंकि मिड पॉइंट पर बन रही है इसलिए इसका नाम. सो एट पॉइंट O a bright band appear, which is known as central bright fringe. ये सेंटर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन होगी. m इक्वल टू 1, तो y1 इक्वल टू lambda d अपॉन d. m इक्वल टू 2, तो y2 इक्वल टू 2 lambda d अपॉन d. ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. This is position of second bright fringe. In the same way, if you are putting the value of m 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको different fringes मिल जाएंगे. Y equal to n. This is nth bright fringe.
m equal to n plus 1. So y n plus 1 is n plus 1 lambda d upon d. Now calculate the distance between two successive bright band. This is equal to width of dark band. आप देख सकते हो, मैं आपको फर्स्ट डायग्राम ले चलता हूं जहां पर हमने बनाया था। ये ब्राइट बैंड अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो मुझे बीच का जो स्पेस मिलेगा वो डार्क बैंड का मिलेगा। तो दिस इज द कंप्लीट डार्क बैंड विड्थ। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड इज इक्वल टू, मैंने इसको मान लिया, लेट दिस इज अल्फा, दिस इज वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन। आप वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा डी अपॉन डी कॉमन ले लीजिएगा, दिस इज एन प्लस 1 माइनस एन, so your answer is lambda d upon d. And you can see the width of the dark band, ठीक है, width of the dark band is independent of the order, यानी कि सारे के सारे dark band, this is independent of order of fringe. So width of all dark band will be same. ये आपने डार्क बैंड की बात की। अब अगर आप ब्राइट बैंड के लिए बात करोगे तो ब्राइट बैंड के लिए, सॉरी, ये आपने ब्राइट फ्रिंज की बात की थी, अब बात करेंगे फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। डेल्टा एक्स इक्वल टू 2m माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो अगर आप जनरल इक्वेशन देखेंगे, जनरल इक्वेशन ये रही, यहाँ पे डेल्टा एक्स के बदले अपन वैल्यू पुट कर देंगे 2m माइनस 1, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 2m माइनस 1 लेमडा डी अपॉन 2d। दिस इज द पोजीशन ऑफ द डार्क बैंड। m इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो y1 मुझे मिलेगा, जरा गौर से देखिएगा, लेमडा डी अपॉन डी 2d। आप अगर गौर से देखो तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मुझे यहां मिला, सेकंड ब्राइट फ्रिंज मुझे यहां मिला, इन दोनों के मिड पॉइंट पर लेमडा डी अपॉन 2d ये मिल रहा है मुझे। तो यानी कि बिटवीन द टू ब्राइट बैंड डार्क बैंड इज फॉर्म। दिस इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड। क्लियर? m इक्वल टू 2, तो y2 इक्वल टू 3 लेमडा डी अपॉन 2d। तो इफ m इक्वल टू n, तो ये nth हो जाएगी, तो 2n माइनस 1 लेमडा डी अपॉन डी 2d। m इक्वल टू n प्लस 1, if you simplify this, this is 2n plus 1 lambda d upon 2d. Now we are finding distance between any two successive dark band. So of course this is equal to width of the bright band. सर इसे मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बीटा इक्वल टू आ जाएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा डी अपॉन डी, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा। Hence width of all the bands, hence all the bright
and dark band are of same width. ठीक, तो दिस इज ए कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द 5 मार्क्स। इसके बाद में इसमें जो कंडीशंस आती हैं वो क्या है? कंडीशंस ऑफ सस्टेन एंड गुड इंटरफेरेंस। Number 1, wave should be coming from coherent sources. ये एसेंशियल कंडीशन है, सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए है ये, और इसके बगैर इंटरफेरेंस नहीं होता है। नंबर 2, सिलेक्ट। Number 2, monochromatic light should be used. Monochromatic light must be used. Number 3, frequency of wave should be same. और यहां पे मैं छोटा सा करेक्शन कर रहा हूं, ये शुड के बदले मस्ट होना चाहिए। नंबर 4, amplitude of interfering waves should be same or nearly same. This was the 4th. 5th, slit should be narrow. Slit should be narrow. Distance between slit should be less. Distance of screen from slit panel should be large. Number 8, if waves are plane polarized, then their plane of vibration should be same. So this is all in your interference. ये तुम्हारे interference